नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। चुनाव का मौसम है, पाला बदलने की होड़ है और सबके सपने में कुर्सी है। जाहिर है सियासी नफा नुकसान देखकर पार्टियां अपने फैसले कर रही हैं। आने वाले दिनों में अवसरवादिता के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, बस आप इंतजार करते रहिए। आज ऐसी ही दो खबरें आई जिसने सियासत के अवसरवादी चरित्र को बेपर्दा कर दिया। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के 22 विधायकों में से 13 विधायकों के बगावत की खबर आई। इन बागी विधायकों के अगुआ बने 2 विधायकों ने नीतीश कुमार के साथ जाने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन 2 घंटे के भीतर बागी विधायकों की लिस्ट थोड़ी छोटी हुई। 6 विधायकों ने लालू की लालटेन ही थामे रहने का संकल्प कैमरों के सामने दोहरा दिया। लालू की पार्टी में सेंधमारी का खेल अभी जारी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। हमारी जानकारी के मुताबिक पासवान और बीजेपी के बीच गठबंधन का फैसला हो चुका है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। ये वही पासवान है जिन्होंने 2002 में मोदी को दंगाई करार करते हुए वाजपेयी सरकार से इस्तीफा दे दिया था और बीते 12 सालों में 50 बार मोदी को पानी पी पी कर दंगों के लिए कोसा है। अब पासवान मोदी के साथ चुनाव में रैलियां करेंगे और उसी कांग्रेस और लालू को घेरेंगे जिनके साथ उनके कई सालों तक अंतरंग सियासी रिश्ते रहे। कुल मिलाकर यह साफ हो गया है कि यूपी के बाद लोकसभा की लड़ाई का सबसे बड़ा मैदान बिहार ही बनेगा। मौका परस्ती की चुनावी राजनीति कई बड़े सवाल खड़े करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ चुनावी फायदे के लिए मोदी के दाग भूल गए रामविलास पासवान और अपनी सरकार को सुरक्षित करने के लिए नीतीश कुमार ने क्यों तोड़ी लालू यादव की पार्टी? इन सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए आज कैसे उठा जोड़ तोड़ का सियासी बवंडर। सियासत में संभावनाओं की नई फसल की जमीन तैयार हो चुकी है। गुजरात दंगे पर मोदी को पानी पी पी कर कोसने वाले रामविलास पासवान समर्थन की नई स्क्रिप्ट लेकर बीजेपी की चौखट पर खड़े हैं और लालू यादव की पार्टी आरजेडी टूट के मुहाने पर खड़ी है। उसमें सब सच नहीं है। यानी राजनीति का ये दोनों बवंडर लालू प्रसाद यादव के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि पहले आरजेडी के 13 विधायकों के बगावत की खबर आई, फिर 5 एमएलए लालू के दफ्तर में लौट आए। पूछा गया तो लालू ने भी माना कि पार्टी में टूट तो हुई है। पार्टी में भी टूट का कोई खबर आ रहा है? कोई पूछे, आप पूछ रहे हो? हाँ सुना है, उसमें सब सच नहीं है। दूसरी तरफ रामविलास पासवान की एलजेपी और नरेंद्र मोदी के बीच नई दोस्ती का ताना बाना रचा जा चुका है। दलितों की रहनुमाई और धर्मनिरपेक्षता की सरपरस्ती का दावा करने वाले पासवान के पाले से मोदी वंदना के सुर मुखर होने लगे हैं। क्लीन चिट मिलने के बाद नरेंद्र मोदी को दोषी फिलहाल माना जाए या आपकी क्या राय है पार्टी? नहीं, देखिए अब ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। जब कोर्ट ने अगर उन्हें क्लीन चिट दे दी है तो इसके बाद अब वो दोषी हैं नहीं है, उन्होंने क्या किया नहीं किया, उनकी क्या भूमिका थी, ये सारे अब कोई चर्चा का विषय नहीं है। खुद पासवान खामोश हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत के इकलौते ध्वजवाहक और उनके बेटे चिराग पासवान का मोदी को यूं क्लीन चिट देना साफ संकेत दे रहा है कि पर्दे के पीछे कोई सियासी खिचड़ी जरूर पक रही है। खबर है कि रामविलास पासवान ने मोदी का दामन थामने का फैसला कर लिया है। बीजेपी और एलजेपी के बीच गठबंधन होना तकरीबन तय हो चुका है। रामविलास पासवान ने बीजेपी से बिहार में 7 से 8 सीटें मांगी हैं। एलजेपी के तमाम बड़े नेताओं को टिकट देने की शर्त रखी गई है। चिराग पासवान जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पटना के सियासी गलियारों से उठती चर्चाओं का बवंडर बता रहा है कि एलजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन का सारा गणित तय हो चुका है, बस घोषणा की रस्म अदायगी बाकी है। एलजेपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने तो गठबंधन की बाकायदा मुनादी भी कर दी है। सांकेतिक भाषा में ही सही, इनकार तो चिराग पासवान भी नहीं कर रहे। लोजपा का भाजपा साथ गठबंधन तय होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों जिसे की भी सहमति मिल चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष को सारी पावर दे दिया गया है कि आप बैठ के अपना सीट वाइज सीट कर लीजिए। देखिए यही सारी कुछ बातें हैं जिसपे कि पार्टी जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उस पर मंथन होगा और इन सारी बातों को मद्देनजर रखते ही फ्यूचर अलायंस के बारे में कोई निर्णय लिया जाए। सवाल उठने लाजमी है कि नरेंद्र मोदी की मुखालफत में सत्ता को लात मारने वाले पासवान के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो मोदी से गलबहियां करने को इतने बेचैन हो गए? क्या इसके पीछे बिहार की सियासत में हाशिए पर आ जाने का डर है, जिसने पासवान को मोदी में भविष्य के लिए उम्मीदों का चिराग देखने पर मजबूर कर दिया? बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह रहस्यमय अंदाज में पासवान से जुगलबंदी पर जवाब दे रहे हैं, तो खुद की पार्टी में टूट की खबरों से बौखलाए लालू यादव उन्हें अतीत के एहसान याद दिला रहे हैं।
जबकि बिहार बीजेपी में मोदी का जयघोष करने वाले इस कदम को आत्मघाती बता रहे हैं। यदि कोई ऐसी औपचारिक घोषणा होनी होगी तो आपको उचित समय पर निश्चित रूप से जानकारी दी जाएगी। रामविलास जी का पार्टी साथ भी हम लोग उस समय कांग्रेस को नहीं दिया, लेकिन ये बात सुन के हम चौंके हैं कि बातचीत सबकी चल ही रही थी। कभी इधर उछल के आएंगे, चुनाव आते उधर उछल जाएंगे। मुझे लगता है कि मैं इस प्रकार के गंदी राजनीति से मैं पूरी तरह से कहा जाए कि इससे सहमत नहीं हूँ। जाहिर है किंतु परंतु की अभी काफी गुंजाइश है, लेकिन अगर पासवान पाला बदल लेते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के लिए ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तो चुनाव का मौसम है, 2 महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं और इस मौसम में नेताओं और पार्टियों के चाल, चरित्र और चेहरे की कोई गारंटी नहीं ले सकता। आज कोई नेता यहां है, कल कोई कहीं और हो सकता है। आज किसी पार्टी का गठबंधन यूपीए से है, कल किसी और एनडीए या किसी और पार्टी के साथ हो सकता है, क्योंकि ये चुनाव में विचारधारा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता पार्टियों के लिए, नेताओं के लिए कितनी सीटें कैसे जीतते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और 2 बड़ी खबर जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, एक बिहार में लालू की पार्टी में बगावत, दूसरी बड़ी खबर पासवान का मोदी के साथ गठबंधन। इन दोनों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं उर्मिलेश, वरिष्ठ पत्रकार, कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के स्पोक्सपर्सन, साबिर अली जेडीयू नेता, प्रेमचंद मिश्रा पटना से कांग्रेस नेता। सबसे पहला सवाल साबिर अली साहब, लालू पर जरा बात करते हैं। सबसे पहले कुछ देर पहले खबर आई कि लालू यादव के 13 विधायक टूट गए। 13 विधायक चाहते थे कि नीतीश कुमार के साथ जाएं, नीतीश कुमार को सपोर्ट करें, स्पीकर को लिखकर भी देने की बात कही गई, अलग गुट बनाने की बात की। अब खबर आ रही है कि 13 में से 5 चले गए। उन्होंने एक फोटो अपॉर्चुनिटी हाथ उठाकर कहा कि हम लालू जी के साथ हैं। तो 13 में से 5 माइनस लड्डू बांटने के बाद ताजा अपडेट आपके पास क्या है, कितना तोड़ पाए साबिर अली जी? देखिए, ऐसा है, नहीं मैं तोड़ने में ना ही जोड़ने में मेरी भूमिका है। और आपको पता है कि मैं इस वक्त बॉम्बे शहर में मौजूद हूं और मैं वहीं से आपके चैनल के माध्यम से जुड़ा हूं। रही किसकी कौन विधायक कहां जाता है, कहीं आता है, वो चुन के आता है और जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है। कोई भी पार्टी किसी भी शख्स पर कोई ज़बरदस्ती या अपने मन की भाव नहीं थोप सकती। नहीं, वो तो सब अभी देश प्रेम, समाज की चिंता है, सबको समाज की चिंता है, जनता की चिंता है, वोटर की चिंता है। देश प्रेम और समाज की दुबले हो जा रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव का मौसम है, सब चिंतित हो रहे हैं वोटर के लिए। सर नहीं, ऐसा है अजीत अंजुम जी, मैंने वहां तक पहुंचा ही नहीं, आप खुद बहुत तेजी से चले गए। मैंने वो बात कही नहीं कि किसको कितनी चिंता है, और मैं उस तरह की बात करने में ना ही रुचि रखता हूं और ना उस तरह की बात करता हूं। जी, जो बात तथ्य से परे है मैं वो कहना भी नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर कि अभी अचानक नीतीश कुमार मिस्टर क्लीन माने जाते हैं। साबिर अली सुन लीजिए, साबिर अली सवाल सुनिए। नीतीश कुमार को बहुत क्लीन इमेज का माना जाता है, यही आपने ब्रांडिंग आप सबने की है। नीतीश कुमार क्यों लालू यादव की पार्टी में सेंधमारी कर रहे हैं? और बिना नीतीश कुमार की रजामंदी के जबरन 13-14 विधायक उठ के तो भागे नहीं आ रहे। देखिए, ऐसा है कि कोई कहीं सेंधमारी कोई नेता नहीं कर सकता अजीत अंजुम जी, आप समझ लीजिए, जब तक के वहां का विधायक, वहां का एमपी, वहां का वर्कर अपना मन नहीं बनाए। किसी की ये ताकत नहीं है। अपना मन बना रहे, आप मन को टटोल रहे, कोई किसी को, लेकिन टू वे है, दोनों तरफ से होता है। साबिर अली साहब, ये हर आदमी अपना, और जो चुन के आता है वो इतना सक्षम होता है कि अपना फैसला करे। कम से कम 2 लाख 3 लाख वोटरों के बीच चुन के आता है, वो सब सही है। चलिए 2 लाख, मैं आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं पूछ रहा हूं साबिर अली, बाकी मेहमानों के पास आऊं। नीतीश कुमार को क्या जरूरत थी पार्टी तोड़ने की? या अगर कोई विधायक 10, 12, 13 विधायक पार्टी तोड़ना चाहता है, हालांकि उसके लिए 2/3 चाहिए, तो उसको बिना नीतीश कुमार के ग्रीन सिग्नल के वो विधायक पार्टी तोड़कर जनता दल में नहीं आएंगे। देखिए, हर पार्टी यही सत्य है, हर पार्टी अपने दरवाजे खोल के रखती है, कोई दरवाजा बंद नहीं रखता है। हाँ। इस देश की जितनी पार्टियां हैं वो सब अपने दरवाजे खोल के रखती है और सब अपने दरवाजे हमेशा खुले रखती है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, सबने दरवाजे खोल दिए। अभी चुनाव का मौसम है, खिड़कियां तो ऐसे भी खुली रहती है, अपने दरवाजे खोले। चलिए, हम आपके पास आएंगे उर्मिलेश।
मुद्दा यही है, चुनाव के मौसम में क्या विचारधारा और ये सारी चीजें, पार्टी लाइन, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये सारी चीजें किनारे जाती है। और उसकी ऐसी मिसालें हम जो आज हमने देखी, नीतीश कुमार को क्या जरूरत थी? अगर उसको हम असेंबली के डेटा पर देखें तो जाहिर 115 जेडीयू के हैं और बहुत ही थिन मार्जिन पर उनकी सरकार सुरक्षित है, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें निर्दलीय भी है। तो कहीं ना कहीं यही डर कि कांग्रेस और लालू साथ जा रहे हैं, आने वाले समय में दबाव आएगा, सरकार खतरे में पड़ेगी, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि सेंधमारी की। और अगर की तो बिना नीतीश कुमार की इजाजत के हो सकता है? नहीं, देखिए 2-3 बातें आपने पूछी हैं, तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ये कि जेडीयू के नेतृत्व की इच्छा के बगैर ये नहीं हो सकता था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कैलकुलेशन में कोई बहुत गलतफहमी रही या निर्णय गलत ढंग से लिया, क्योंकि दल बदल विधेयक 15 चाहिए थे इनको, जो 2003 में संशोधन हुआ, उसमें आपको 15 चाहिए, 22 उनके पास है, तो वैसे भी इलीगल है ये, पहली बात। तो डिफेक्शन ही टोटल इलीगल है। ये हो सकता था 2 आ जाते, कोई सीटर वेट कर रहा हो, 2 आ जाते, लेकिन क्योंकि कई तरह की डील होती है। लेकिन मैंने किसी टीवी चैनल पर अभी खबर देखी कि शायद उनको ग्रुप के रूप में अलग रिकॉग्नाइज भी किया गया है, पता नहीं किया गया है कि नहीं, मैं नहीं जानता, क्योंकि लेकिन अब तो ताजा ये भी हो गया और उमलेश के उसमें से 6 वापस आ गए। एग्जैक्टली, कि हमारा गलत नाम लिख दिया तो गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सारी जो प्रक्रिया चली है पिछले कुछ घंटे में, ये काफी अनैतिक ही नहीं, इलीगल भी है। और जैसा आपने कहा, नीतीश कुमार जी की इमेज और उनकी जो छवि है काफी अच्छी रही है देश में, एक साफ सुथरे नेता की रही है। और सारे गर्हित जो गठबंधन उनके थे, जो उनकी विचारधारा के खिलाफ थे, अगर उनको छोड़ दिया जाए, 17 साल से जो बीजेपी के साथ वो थे, तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर उनकी इमेज एक नैतिक और एक सक्षम व्यक्ति की, सार्थक ढंग से राजनीति करने वाले व्यक्ति की रही है। तो इस तरह के घटनाक्रमों से मैं समझता हूं इमेज ही नहीं चौपट होती है, तमाम जो मानदंड वो बनाते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, वो भी चकनाचूर होते हैं। दूसरी बात कि एक तो अपने सरकार के बचाव के लिए, कवच के लिए शायद ये बात हुई होगी, क्योंकि भविष्य में सरकार के सामने संकट आ सकता है। और तीसरी बात, जो चुनाव के पहले की बात आप कह रहे हैं, देखिए आज की तारीख में इस तरह के जो राजनीतिक दल हैं, उनके लिए मर्यादा, नैतिकता, आदर्श, मूल्य, ये सब गाल बजाने के लिए, ये चुनाव से पहले, चुनाव के दरमियान, चुनाव से बहुत पहले भी ये सब चीजें हो देखते हम लोग हैं, कैसे क्या हो रहा है। तो राजनीतिक दलों में अगर आदर्श रहता, मूल्य रहता, तो आज आम आदमी पार्टी के नेता खड़े होकर, जिनके पास कोई बहुत आधार भूमि नहीं है, जिनके पास कोई बहुत बड़ी विरासत नहीं है, वो सबको गाली नहीं देते इस तरह से, सबको रिजेक्ट नहीं इस तरह से करते। तो मुझे लगता है कहीं इन नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर उन्होंने जनता के इच्छाओं के अनुरूप कैसा राजनीतिक दर्शन इस देश की जनता को दिया है, क्यों दिया है। चलिए एक बार हम कैप्टन अभिमन्यु प्रेमचंद मिश्रा, आपके पास आने से पहले एक बार फिर साबिर अली, नीतीश कुमार डरे हुए हैं क्या अपनी सरकार गिर सकती है? जिस ढंग से बिहार में कहा जा रहा है कि मोदी का माहौल है, कहीं न कहीं ये चिंता ही उन्हें ये करने के लिए प्रेरित कर रही है, जैसा उर्मिलेश भी करे, साफ सुथरी छवि है और आप ऐसे समय में दल बदल की जो प्रक्रिया है वो उसके लिए भी 15 चाहिए, लेकिन जो भी चाहिए, कहीं न कहीं ये डर नीतीश कुमार को इस तरह के प्रलोभन या इस तरह के दल बदल कराने को प्रेरित कर रहा है। मैं एक बात समझ में नहीं आ रहा हूं कि जो शब्दों का प्रयोग डर का है, डर किस बात का? राजनीति में कोई किसी से ना डरता है, चाहे कोई कमजोर हो या मजबूत। राजनीति नीति का है और किसकी क्या नीति रहती है। अभी अगर ऐसे कहेंगे ना राजनीति नीति का है, तो ये सबसे बड़ा जोक है। राजनीति सिर्फ नीति का है। हाँ, तो इसलिए मैं आगे, आपने सुना नहीं। हाँ, अरे आप आगे सुना नहीं, आपके पास कैप्टन साहब वो भी राजनीति कर रहे हैं, पासवान जी को बुला रहे हैं। चलिए पहले साबिर अली अपनी बात पूरी करिए। हाँ, यही मैं कह रहा हूं, हर आदमी का समय के अनुसार, अपने जानकारी, अपने लोगों का अपेक्षाओं के अनुसार उसकी अपनी नीतियां और प्राथमिकताएं तय की जाती हैं और वो तय करता है नेता। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सारी प्राथमिकताएं कुर्सी के इर्द गिर्द होती है, क्योंकि पहली प्राथमिकता होती है कुर्सी कैसे प्राप्त की जाए। वो भी एक सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सिस्टम, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सर। हो जाए तो जा सकता है, जब किसी का साथ मिजाज नहीं। सारा खेल कुर्सी का है। चलिए अब जरा हम आते हैं, आपने तो बात की, बहुत बात सुनने में ऐसा बहुत अच्छा लगता है साबिर अली साहब, लेकिन एक बार कैप्टन अभिमन्यु साहब, बाकी जो लालू यादव के साथ बिहार में हो रहा है वो तो हो रहा है कि उसमें से 13 में से 6 के वापस आने की भी खबर आई, हालांकि 13 भी पार्टी नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन एक खबर यह भी है कि पासवान जी से आपका गठबंधन करीब करीब तय हो चुका है, रामविलास पासवान से। पहले तो आपकी प्रतिक्रिया बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, क्या मैं जो बता रहा हूं ये गलत है? आप खंडन करेंगे या पुष्टि? अजीत जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज बड़ा स्पष्ट किया है कि अगर इस प्रकार की कोई भी बातचीत होगी तो वो
औपचारिक घोषणा विधिवत तौर पर उसकी की जाएगी, आपके संज्ञान में उसको लाया जाएगा। अभी इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं है, अभी नहीं है। बात सही है कि आज देश अभी नहीं है, लेकिन हो सकती है अगले 2-4 दिन में। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जो वातावरण है, दलित वर्गों का रुझान स्वतः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, वो दलित वर्ग के रुझान पर भी हम बात करेंगे। कैप्टन साहब, अभी नहीं है, मैं ये मानूं कि अगले 2-3 दिन में औपचारिक ऐलान हो जाएगा। वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कैप्टन साहब, अगले 2-3 दिन में रामविलास पासवान की पार्टी से बीजेपी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। कहा जा रहा है 7-8-9 सीटों का मामला सिर्फ औपचारिक तौर पर फाइनल होना है। नहीं, ये आपकी कयास और आपके अटकलें हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक विषय है, इस बात पर अभी हम कुछ भी कहने आप सीटों की बात को कयास बोल रहे हैं या इस गठबंधन को कयास बोल रहे हैं? क्योंकि अगर जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ अफवाह है तो पूरा देश 2-4 दिन में 5 दिन में देखेगा। भविष्य को हम सब इंतजार करके ही देख सकते हैं। ना आप भविष्य दृष्टा हैं, ना मैं भविष्यवाणी करने की स्थिति में हूं। अच्छा, चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। पासवान जी से, रामविलास पासवान से अगर गठबंधन हो जाता है, रामविलास पासवान 12 साल तक मोदी के खिलाफ थे। संसद के भीतर, संसद के कैंपस में उन्होंने धरना दिया 2010 में भी, उसके पहले लगातार बयान दिया और 2013 के सितंबर-अक्टूबर में भी कहा कि मोदी दंगाई हैं, दंगों के दाग नहीं धुल सकते। ऐसे 20 बयान मेरे पास हैं। तो आखिर क्या वजह है कि आज पासवान आना चाहते हैं? उनकी वजह होगी, वो हम उनसे पूछेंगे जब रामविलास पासवान या उनके बेटे होंगे। लेकिन बीजेपी की क्या मजबूरी है, जरा आपसे समझें। जहाँ तक रामविलास पासवान जी ने कब क्या किया, ये बात का उत्तर तो वो स्वयं देंगे। लेकिन अभी आपके कार्यक्रम में पहले मैं देख रहा था कि उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी ये स्पष्ट कह रहे थे कि देश के न्यायालय का अंतिम तौर पर निर्णय आ चुका है। नरेंद्र मोदी जी पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। कम से कम देश की राजनीति में कुछ ऐसे व्यक्ति तो हैं, ऐसे तो लोग हैं जो भारत के संविधान को और कानून का सम्मान करते हैं, भारत की न्याय प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। जहाँ तक मैं दूसरा विषय है कि आज सारा देश ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार देश में बने, एक सशक्त सरकार बने, समर्थ सरकार बने, एक स्थिर सरकार बने और उसमें समाज का हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। यह है लेकिन कैप्टन अभिमन्यु, चलिए वो कैप्टन अभिमन्यु सवाल का जवाब नहीं दे रहे। एक चीज आपको कैप्टन अभिमन्यु पता है कि आपकी पार्टी के अश्वनी चौबे बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि आत्मघाती कदम होगा अगर रामविलास पासवान के साथ किसी तरह का गठबंधन हुआ। वो अवसरवादी हैं, कल को चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी या किसी का हाथ थाम सकते हैं। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ही बागी तेवर दिखा रहे हैं। देखिए, जब कोई बात होगी, पार्टी के अंदर कोई चर्चा होगी, कोई विषय आएगा, उसके ऊपर निश्चित तौर पर सभी वर्गों की राय ली जाती है। और हमारी पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है कि नीतीश बाबू निर्णय ले लें कि उनको जो है भारतीय जनता पार्टी का अब साथ नहीं देना है, जिनके साथ मिलकर के हमने जनता के बीच में जाकर वायदे किए थे और सरकार बनाई थी। हमारी पार्टी सामूहिक पद्धति के आधार पर निर्णय लेती है, सब कार्यकर्ता मिलजुल करके फैसले लेते हैं। ऐसा कोई विषय आएगा तो सबकी राय का महत्व रहता है, हम उसकी चिंता करते हैं। कैप्टन साहब, बहुत अच्छा लगता है जब सारे पॉलिटिशियन टेलीविजन पर पार्टी की पद्धति, आंतरिक लोकतंत्र, बाहरी लोकतंत्र, नैतिकता, नीति, ये सब बातें करते हैं, बहुत अच्छा होता है। जब फैसले करते हैं ठीक उल्टा होता है। साबिर अली साहब मुस्कुरा रहे हैं और उसके भुक्तभोगी भी है। साबिर अली साहब तो खुद भुक्तभोगी है। अभी 3 लोगों को जो राज्यसभा से टिकट नहीं मिला, साबिर अली तो उसके व्यक्ति में मुस्कुरा रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट, मजबूरी की मुस्कुराहट है। साबिर अली साहब भुक्तभोगी तो आप भी हैं, वो भी नीतिगत फैसला ही लिया, पार्टी ने आपका टिकट काट दिया। नहीं, ऐसा अजीत अंजुम जी, मुझे एक बात कहने में, मैंने जिस दिन हमारी टिकट की कटी और हमको लोकसभा लड़ने के लिए कहा गया, मैंने कहा कि मुझे इस बात का मलाल है, लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। और आज भी कहता हूं कि मुझे उस वक्त मलाल था, मलाल है और मलाल रहेगा, मलाल रहेगा। चलिए प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं कह रहा हूं बिल्कुल, लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और मैं लड़ने जा रहा हूं, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आप। चलिए, अच्छी बात है। प्रेमचंद मिश्रा जी, उर्मिला साहब के पास। प्रेमचंद मिश्रा जी, रामविलास पासवान जा रहे हैं मोदी के साथ, बीजेपी के साथ गठबंधन करीब करीब तय है। इशारों में ही बात सही कह रहे हैं, उनको भी दलित की चिंता है, बीजेपी को भी दलित की चिंता है, ये सारे चिंतक एक साथ हो रहे हैं।
आपने सीट शेयरिंग में देर की, इसलिए रामविलास पासवान जा रहे हैं। वो 7-8 सीटें चाहते थे, आपने नहीं दी, तो अफसोस है अगर वो जाते हैं। एक गठबंधन आपका बन रहा था जिससे उम्मीद आपको बिहार में कुछ जगती, उस उम्मीद में पलीता लग रहा है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं रामविलास जी के आखिरी बयान जो आया था कि उन्होंने सोनिया जी से मुलाकात करके कहा कि कांग्रेस जो भी फैसला करेगी बिहार को लेकर हम उस फैसला के साथ रहेंगे, और उन्होंने सोनिया जी को इस मामले में फैसले लेने के लिए अधिकृत किया है। उसके बाद जब तक रामविलास जी का खुद का कोई बयान नहीं आ जाता है, मैं समझता हूं इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देना उचित भी नहीं है। जो खबरें उनके दूसरे नेताओं के माध्यम से आ रही हैं, उनके बयान और रामविलास जी के बयान बड़ा फर्क होता है। चलिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, रिस्क लेके, जो हमारी जानकारी है कि औपचारिक ऐलान बाकी है, प्रेमचंद मिश्रा जी, औपचारिक ऐलान बाकी है, आपके साथ गठबंधन रामविलास पासवान नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि जितना टिकट एलजेपी चाहती थी शायद आप दे नहीं रहे थे। आप और लालू यादव मिलकर, जो भी ये त्रिकोणीय गठबंधन है आपका, तो ये अवसरवादिता मानते हैं? क्या मानते हैं आप? हो सकता है आपके अपने, मुझे इजाजत है एक बात कहने की। नहीं, अगर एक मिनट, इस तरह से अगर चुनाव के समय अगर कोई दल बदल होता है, किसी दल को तोड़ा जाता है या कोई नेता यहां से वहां जाता है, तो निश्चित तौर पे वो अवसरवादिता तो होती ही है, उसी श्रेणी में आती है। लेकिन रामविलास जी ने जिनके एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी थी, गोधरा पर करार स्टैंड लिया था, वाजपेयी गवर्नमेंट से बाहर आए, मुझे नहीं लगता है कि वो उसी नरेंद्र मोदी या उसी भाजपा या उस राजनीति के साथ होना चाहेंगे। चलिए, वो तो पासवान कहाँ चाहेंगे वो अलग बात है। अवसरवादिता प्रेमचंद मिश्रा ये भी है, प्रेमचंद मिश्रा अवसरवादिता ये भी है कि अगर लालू यादव को बचाने वाला ऑर्डिनेंस राहुल गांधी फाड़ कर अजय माकन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक पहुंचते हैं, गेट क्रैशर की तरफ फाड़ कर फेंकते हैं और लालू यादव के साथ आप गठबंधन करते हैं, तो ये भी एक तरह का अवसरवादिता है। चुनाव में मजबूरी है, गठबंधन जरूरी है। देख, गठबंधन किसी व्यक्ति से नहीं होता है, विचारधारा से होती है और पार्टी से होती है। और अभी हमने बिहार में कोई गठबंधन किया नहीं है। बिल्कुल समान विचारधारा के कई पार्टियों से हमारी बातचीत चल रही है, और जब तक कोई आकार नहीं ले लेता है उस बारे में बात करना ठीक नहीं। लेकिन चलिए, विचारधारा से होता है सब कुछ। उर्मिलेश जी आपके पास आ रहे हैं, जो कुछ किया है, और जनता दल यूनाइटेड, एक सेकेंड अजीत जी, आज जो कुछ भी आरजेडी विधायकों को तोड़ने के लिए जो हथकंडे अपनाए गए हैं, जिस तरह से विधानसभा के स्पीकर ने गलत तरीके से उसको मान्यता दी है, यह प्रमाणित हो रहा है कि ये पूरे काम में नीतीश कुमार जी का हाथ है। वो आरजेडी को तोड़ने का उसी ढंग से प्रयास कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने बाद में एलजेपी को पहले 2 बार तोड़ा था। और इनफैक्ट जनता दल यूनाइटेड तो विभिन्न पार्टियों के भगोड़ों की एक जमात है, वो इसमें नीतीश जी को बहुत ही विशेषता हासिल है और उन्होंने कई बार ऐसे लोगों को विभिन्न पार्टियों से तोड़ के लाया है। लेकिन जो आज स्पीकर ने किया है वो एक बहुत ही असंवैधानिक है। अगर इस ग्रुप को मान्यता दी जाती है तो आप समझ जाइए कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड साबिर अली जवाब देंगे कि भगोड़ों की पार्टी है जनता दल, और अगर जैसा उर्मिलेश ने भी जिक्र किया, ये सच है कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, उसके बाद भी खबर आई कि स्पीकर मान्यता दे रहे। साबिर अली जवाब देंगे जो कहा प्रेमचंद मिश्रा ने? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैं किसी के जवाब देने के लिए कोई अंताक्षरी खेलने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन अगर कोई सवाल आप करें तो मैं ज़रूर जवाब देने के लिए बैठा हूं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जहां तक किसी को 2/3 की मेजॉरिटी, ये बात सत्य है, लेकिन उसी में मैं 3 दिन पहले ये इलेक्शन कमीशन के साइट पर मैं दूसरे चीज़ सर्च कर रहा था, दिखा कि भाई अगर 1/3 अगर किसी के पास है, कितना सत्य है, और इलेक्शन कमीशन इसका मैं समझता हूँ प्रश्न का जवाब ज़्यादा अच्छा देगा, तो उसको एक ग्रुप माना जा सकता है। वो किसी पार्टी में 2003 से पहले का वेबसाइट कोई पढ़ रहे होंगे, 2003 से पहले। नहीं, मैं अभी उतना पीछे वेबसाइट मुझे पढ़ने नहीं आ रहा होगा। आप मुझे 2003 में मैं वेबसाइट नहीं पढ़ता था, मैं 3 दिन पहले कर रहा था जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर मौजूद है। 2003 में मैं वेबसाइट कभी खोलता भी नहीं था, आजकल चूंकि मजबूरी में खोलना पड़ता है, तो अभी मैं 3 दिन पहले देख रहा हूं, और 2003 और 3 दिन पहले में तो इतना तो फर्क है, इतनी याददाश्त मेरी कमजोर नहीं हो गई है। साबिर अली साहब, मैं कानूनविद तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में संसद कवर करने वाले एक रिपोर्टर के नाते मैं आपको बता सकता हूं कि 2003 के संशोधन के बाद कर देता हूं, अभी इलेक्शन कमीशन के मेल पर पड़ा हुआ है
ये किताबें मेरे घर में नहीं है। चलिए, मुझे लगता है बहस कमीशन के वेबसाइट लेकिन मुद्दा ये है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर शक्ति परीक्षण होगा, अगर कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस के लिए वोटिंग होगी, वोटिंग पार्टी व्हिप के खिलाफ अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं है तो जो वोटिंग करेगा उसकी सदस्यता जाएगी, डिस्क्वालीफाई होगा। इसका मतलब ये जो पार्टी तोड़ने की कोशिश हुई ये एक तरह से अनैतिक थी क्योंकि 15 विधायक नहीं थे। सवाल उठता है क्या ये जरूरत है और क्या ये अवसरवादिता नहीं है। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में खबर आई कि 13 विधायकों ने बगावत किया है और उन 13 विधायकों को विधानसभा के स्पीकर ने अलग समूह के रूप में मान्यता दे दी है। और यह चिट्ठी हमारे पास मौजूद है। यह चिट्ठी है जिसमें प्रभारी महासचिव फूल झा की तरफ से लिखा गया, विधानसभा के सचिव हैं, प्रभारी सचिव हैं। 13 विधायकों के नाम हैं जिनके बारे में लिखा गया है कि निम्नांकित माननीय सदस्य बिहार विधानसभा जो पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य थे को अंतरिम व्यवस्था के तहत पृथक समूह के रूप में मान्यता प्रदान किया जाता है। ये फूल झा प्रभारी सचिव बिहार विधानसभा ने आज लिखी। सवाल उठता है इसी 13 में से 6 विधायक वापस गए और उन्होंने कहा उन्होंने ऐसे किसी कागज पर दस्तखत ही नहीं किया। और दूसरी बात कहा जो प्रावधान है उसके मुताबिक जब तक 2/3 बहुमत दल तोड़ने के पक्ष में न हो तब तक वो असंवैधानिक है। 22 विधायक आरजेडी के हैं, इसका मतलब कम से कम 15 चाहिए दल तोड़ने के लिए, लेकिन 13 विधायकों को कैसे स्पीकर ने मान्यता दी, ये भी सवाल है। उर्मिलेश से हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे, बाकी मेहमान भी हैं, कैप्टन अभिमन्यु भी हैं। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा, आपने एक बात कही कि नीतीश कुमार जो ये कर रहे हैं बहुत ही गलत है, असंवैधानिक है, आपने तल्ख टिप्पणी की। और नीतीश कुमार को आपकी पार्टी के 4 विधायकों के समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, तो ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और यहां आप कहने के लिए कुछ आ गए और नीतीश कुमार को आपने बैसाखी के समर्थन से टिकाए हुए हैं। नहीं, मैं इस आपकी बातों को दूसरे ढंग से कह रहा हूं। हमारा समर्थन विधानसभा के फ्लोर पर था उस गवर्नमेंट के पक्ष में जो बीजेपी से अलग हटी थी। हमारा समर्थन उस गवर्नमेंट के लिए नहीं था जो असंवैधानिक काम करेगी। तो आप समर्थन वापस ले लेंगे? जो कुछ भी अगर वो सरकार असंवैधानिक काम कर रही है आप समर्थन वापस ले लेंगे प्रेमचंद मिश्रा? ये बात कहने का अधिकृत व्यक्ति तो मैं नहीं हूं, यह पार्टी हाईकमांड करेगी। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह से 6-7 विधायकों को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश हुई है और स्पीकर के कार्यालय का दुरुपयोग हुआ है, विधानसभा का दुरुपयोग हुआ है, यह बिहार के पॉलिटिक्स के लिए गलत परंपरा की शुरुआत की जा रही है। और यह परंपरा किसी भी दल के लिए कभी भी घातक हो सकता है। अगर कोई नीतीश जी ये समझते हैं कि आज फ्लोर पर उनको बहुमत नहीं है, उसके लिए इस तरह का अरेंजमेंट कर लें ताकि आने वाले समय में अपना दिखाएं कि हमारी सरकार बहुमत में है, इन चीजों से क्षणिक लाभ उनको मिल सकता है। चलिए कैप्टन अभिमन्यु, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके सुभाष कश्यप, किसी भी दल सुभाष कश्यप जो बिल्कुल ठीक नहीं, संविधान विशेषज्ञ हैं, जरा उनसे भी समझेंगे। पहले कैप्टन अभिमन्यु अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कैप्टन अभिमन्यु। उर्मिलेश जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात पर मुझे हंसी आ रही है कि वो आज आरजेडी में इस प्रकार की टूट को लेकर के वो देश के संविधान की और लोकतंत्र की और संसदीय मर्यादा की चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में जो उनकी सरकार है वो अल्पमत की सरकार है और हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक चुन करके आए थे। 5 विधायकों को उन्होंने तोड़ करके और अलग अलग 2-2, 3-3 विधायक को तोड़ करके उन्होंने सरकार चलाई। और जो स्पीकर के समक्ष वो मामला पिछले 4.5 साल से चल रहा है, आज तक स्पीकर ने गलत तरीके से उस पर निर्णय नहीं दिया है और वो सरकार अनैतिक है। यह आज प्रेमचंद्र जी को यहाँ स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस ने हरियाणा में जो किया है वो गलत। हरियाणा में तो भजन लाल ने पूरी की पूरी पार्टी को रातों रात बदल के कियादत। हरियाणा लालों का लाल वाला राज्य है सर। भजन लाल और बंशी लाल और देवी लाल आपने देखा नहीं। लेकिन आज बिहार के हम अतीत की बात करेंगे तो हम में सभी लेंगे। हमने झारखंड भी देखा है, हमने दूसरे बीजेपी रूल स्टेट भी देखे, गोवा की सैर करते विधायक भी देखे। ये बात ये समझ नहीं पा रहा हूँ, कह रहे हैं कि बिहार में ये समझ नहीं पा रहा हूँ हरियाणा में क्या किया वो नैतिक था। नहीं, कहां नैतिक था उसका जवाब प्रेमचंद मिश्रा देंगे, लेकिन हमको स्टूडियो आना पड़ेगा। प्रेमचंद मिश्रा जवाब दीजिए उसके बाद। 6 में से अगर 5 विधायक कहीं आते हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 22 में से 13 विधायक को तोड़ रहे हैं, उस 13 में से 6 वापस आ गए हैं। फिर और आनंद में स्पीकर उसको रिटर्न सुनिए, अरे आप बात सुनिए, बात सुनना चाहिए।
मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में क्या अभी भी कोई सांठगांठ है क्या? जनता दल यूनाइटेड के इस तरह के पार्टी तोड़ने की कार्रवाई को बीजेपी के लोग डिफेंड कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये पॉलिटिक्स कहां जा रही है। आपकी नैतिकता की जो आप दुहाई दे रहे हैं, आपकी जो अनैतिक कार्य है जो इतिहास के अंदर लगातार कांग्रेस पार्टी ने किया है, मैं वो जनता के संज्ञान भारतीय जनता कैप्टन अभिमन्यु रामविलास पासवान की पार्टी मुद्दे पर हम आते हैं। एक बार फिर रामविलास पासवान एलजेपी आपके गठबंधन पर। रामविलास पासवान की पार्टी 12 साल से मोदी के खिलाफ बयान दे रही है। रामविलास पासवान, एक मिनट, कैप्टन अभिमन्यु धरना पर बैठ चुके हैं, मोदी को हत्यारा कहकर नारेबाजी कर चुके हैं। एक मिनट कैप्टन साहब, ये जनता दल यू हमको छोड़ करके गई है। कैप्टन साहब जरा अपने मतलब का सवाल सुनिए। कैप्टन साहब, जिस दिन जनता दल यू ने हमसे अलग होने का फैसला किया, उनको त्याग पत्र देना चाहिए था। और आज भी हम ये कहते हैं कि इस प्रकार से कोई जोड़ तोड़ ना करके। अच्छा, जो जिन्होंने त्याग पत्र दिया वो आपकी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो रहा है। एक मिनट, प्रेमचंद मिश्रा, कैप्टन अभिमन्यु जिन्होंने 2002 में त्याग पत्र दिया आपकी पार्टी की सरकार में, वाजपेयी की सरकार में, उनके साथ गठबंधन हो रहा है। हालांकि आप उसका जवाब नहीं देंगे। एक मिनट रुके, उर्मिलेश के पास आ रहे हैं। एक मिनट प्रेमचंद मिश्रा, पासवान को लाना और बिहार की राजनीति जिसमें दलित वोट बैंक है, यादव वोट बैंक है, लालू का एक मुस्लिम यादव समीकरण है, उसमें दलित वोट बैंक है, क्या ये एक राजनीतिक मजबूरी है जो वहां की जातिगत स्थिति है जिसमें पासवान भी आंख मूंद कर लालू और कांग्रेस से भाग रहे और बीजेपी आंख मूंद कर 12 साल के उस इतिहास को, अतीत को भुलाकर गठबंधन कर रही है? देखिए, इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो लोग बिहार की सियासत को समझते हैं उनके लिए ये नई नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सियासत में जो चीज़ें अभी दर्ज हो रही हैं, आज उदित राज ने बीजेपी ज्वाइन किया, बिल्कुल, और अभी रामविलास पासवान जी और उनकी पूरी पार्टी ज्वाइन करने जा रही है, ऐसी खबर है। और अगर ये सच है तो बहुत बड़ी घटना है और बीजेपी के लिए मैं समझता हूं एक बड़ा मॉरल बूस्टअप है। क्योंकि वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के मुकाबले हम सोशल इंक्लूजन में ज़्यादा यकीन करते हैं। और मैं हमेशा मानता रहा हूं, अयोध्या की घटना के कारण बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी, वाजपेयी जी की सरकार, केवल वही नहीं था, केवल कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नहीं था, बल्कि सोशल इंक्लूजन को, सोशल इंजीनियरिंग को बीजेपी ने आजमाया था उत्तर प्रदेश में, और उसकी वजह से सांप्रदायिकता, एक सेकंड और जो सोशल इंजीनियरिंग है, दोनों का एक खतरनाक मिक्सचर तैयार किया था एनडीए ने, तब वो सत्ता में आई थी। और आज की तारीख में नहीं, वोटर भारत में देखिए, आप देखिए ना, समाजशास्त्री चाहे जितना वही रामविलास पासवान का ही देखेंगे, 2005 में शुरू का चुनाव लड़े किसी और के साथ, उसके बाद आ गए फिर किसी और के साथ, फिर 2009 में आ गए लालू के साथ। तो कितनी बार आप पूरा देखिएगा। नहीं तो लेकिन सवाल इस बात का है अजीत कि रामविलास पासवान जी ने जब 2002 में इस्तीफा दिया था, उसको बहुत महिमामंडित किया गया मीडिया में। हालांकि जनवरी में दंगा हुआ, अप्रैल में उन्होंने इस्तीफा दिया, वो अलग बात है। आज की तारीख में अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये बीजेपी को बड़ा फायदा है, क्योंकि देखिए पासवान भले अपनी एक सीट नहीं जीत सके पिछली बार, 12 में से एक भी नहीं जीत पाए, लेकिन होगा ये बिहार की राजनीति में कि जो पासवान वोट हैं, भले ही वो 3-4%, 5% के नीचे हैं, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70,000, 75,000, 55,000 वोट हैं, और वो निर्णायक होंगे, क्योंकि जो एनडीए माने बीजेपी लेड एनडीए है और आरजेडी कांग्रेस अलायंस अगर बनता है तो दोनों के बीच जो टकराव होगा, और तीसरा एक जो कोण है वो नीतीश कुमार जी की पार्टी का है, उसमें कांटे की लड़ाई में ये वोट तो है। इसमें कांग्रेस कहां है? इसका मतलब कांग्रेस लालू यादव मजबूर हो रहे हैं, देखिए कांग्रेस कमजोर हो रहे हैं। देखिए लालू यादव की पार्टी 22 में से अगर 13 ने चिट्ठी लिखी, उसमें से 6 वापस गए, तो भी 1/3 है। उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस एक हिस्टोरिकल ब्लंडर कर रही है। अगर वो उसकी अपनी सियासत को देखिए, अगर उसने पहले अलायंस को मैनेज कर लिया होता ठीक से, तो मैं समझता हूं कि आरजेडी और कांग्रेस और एलजेपी एक इतना मजबूत अलायंस होता कि उसके लिए, बीजेपी के लिए बहुत कठिन होती चुनौती। लेकिन पासवान का एक मिनट, पासवान जो अभी आज ये कर रहे हैं, मुझे लगता है इसके पीछे ये कारण केवल नहीं है कि केवल सत्ता में आना। देखिए उनकी पार्टी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। रामा सिंह, सूरज भान और चिराग पासवान, ये 3 आदमी ऐसे उस पार्टी में हैं, जो एक उनके बेटे हैं, 2 उनके खास सहयोगी हैं। ये अपनी चुनावी जीत के लिए भी एनडीए का दामन थामना चाहते हैं। और कहा यह जा रहा है, यही कारण है कि उनके बेटे हैं, जी हाँ, उनकी निजी इच्छा है कि किसी ढंग से एनडीए के साथ आया जाए, क्योंकि एक माहौल दिख रहा है कि एनडीए की बढ़त दिख रही है। पासवान न चाहते हुए भी वैचारिक स्तर पर
ये फैसला करने के लिए मजबूर हैं। चलिए, अगर वो करते हैं तो पासवान मजबूर है, लेकिन हम इसको दूसरे पक्ष में देखें तो राजनीतिक फायदा यहां दिख रहा है, साथ में कैप्टन अभिमन्यु को क्या फायदा दिख रहा है। लेकिन इस बीच एक सवाल हम लेंगे सुभाष कश्यप, संविधान विशेषज्ञ। सुभाष जी, हम पासवान से लालू यादव पर आते हैं। लालू यादव की पार्टी 22 विधायकों की पार्टी है, 15 विधायक चाहिए 2/3 मेजोरिटी के साथ पार्टी तोड़ने के लिए। 13 विधायकों ने चिट्ठी लिख कर दी स्पीकर को, स्पीकर ने 13 विधायकों को अलग समूह के रूप में मान्यता दी। माफ करिए, सुभाष कश्यप डिस्कनेक्ट हो गए, उनके पास वापस आएंगे। कैप्टन अभिमन्यु, जैसा कि उर्मिलेश कह रहे थे कि सिर्फ ये अवसरवादिता और मौका परस्ती भी है, क्योंकि कहीं न कहीं जातिगत समीकरण है, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं और इसलिए पासवान आपके साथ आना चाहते हैं और आपको मोदी का रथ दिल्ली तक लाना है, अहमदाबाद वाया लखनऊ पटना, इसलिए आप पासवान के साथ हाथ मिला रहे हैं, रामविलास पासवान के साथ। साबिर अली साहब, आ रहा हूं आपके पास। और समझने वाली बात यह है कि पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बना हुआ है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाने का मन बनाया है, क्योंकि जनता जानती है। अरे सर, जनता की बात छोड़िए, या नेता की बात जरा करते हैं, नेता की बात जरा करते हैं। जनता तो जानती है, नेता की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जनता बेचारी कहने भी नहीं आ रही है कि पासवान जी आपके साथ जाएं, कि पासवान जी आरजेडी के साथ जाएं। जनता तो चुनाव के बाद कहेगी। सर्वाधिक रिजर्व सीटें, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लिए थी, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब के लिए थी, लगभग 70-80% सीटें राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। अरे सर, आप जरा आइए रामविलास पासवान और अपनी पार्टी के गठबंधन पर, आप हमें मध्य प्रदेश राजस्थान क्यों ले जा रहे हैं? मैं एक सवाल पूछा हूं जिसका जवाब नहीं दे रहे हैं। माना जाता था, आज कांग्रेस की सच्चाई समझ करके कांग्रेस से दूर हो रहा है। कैप्टन अभिमन्यु, मेरा सवाल यह है कि अगर रामविलास पासवान से 12 साल तक बहुत तल्ख रिश्ते रहे, आज अगर रामविलास पासवान से आपका गठबंधन होता है, जो रामविलास पासवान आपकी सरकार से इस्तीफा देकर गए, तो क्यों नहीं अवसरवादिता माना जाए? आपके पक्ष में भी, रामविलास पासवान के पक्ष में भी। मैं जरा जवाब सुनना चाहूंगा कि चुनाव के पहले सारी विचारधाराएं ताक पर, क्योंकि सामने कुर्सी है। अजीत जी, आनंद का विषय ये है कि आपके प्रश्न इतने लंबे होते हैं और आप उत्तर अपेक्षा करते हैं कि हम 2 लाइन नहीं, इसलिए आप जनता से शुरू करते हैं, नेता पर आते हैं। आप हमें राजस्थान मध्य प्रदेश आप ले जाइए, हम बिहार की प्रश्न का मुझे उत्तर देने दें और आप थोड़ा धैर्य रखें जी, आप धैर्य रखें और फिर अपने प्रश्न को रखें, तो मैं अच्छी आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं। जी जी जी, बोलिए जी। अजीत जी, मैंने अपनी बात कही, लेकिन आपने बीच में उसमें इतना व्यवधान रखा कि मैं आपकी कोई बात सुन नहीं पाया हूं। कृपया करके अपना प्रश्न रखिए। मैं एक सवाल पूछता हूं, आप इसमें राजस्थान मध्य प्रदेश मत जाइएगा। मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि क्यों नहीं इसे अवसरवादी गठबंधन माना जाए? रामविलास पासवान और आपके 12 साल के रिश्ते, पासवान का आपकी पार्टी सरकार से इस्तीफा को देखते हुए सिर्फ चुनावी अवसरवादी गठबंधन। एक तो मेहरबानी करके आप ये तय मत कीजिए कि मुझे उत्तर अपना कैसे देना है, कैसे नहीं देना है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि अभी इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं है, जब होगी तो बाकायदा विधिवत औपचारिक घोषणा की जाएगी। लेकिन जो देखने वाली बात यह है कि आज यूपीए बिखर रहा है, कांग्रेस कमजोर हो रही है। दलित जो कांग्रेस का वोट बैंक था, आज कांग्रेस से छिटक करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है और एनडीए आज मजबूत हो रहा है। कुछ दिन पहले आप टेलीविजन चैनल्स पर बहस करते हुए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषणा करने के बाद आप भविष्यवाणियां कर रहे थे कि एनडीए बिखर रहा है, एनडीए टूट जाएगा। फिर आप रामविलास पासवान की एलजेपी और बीजेपी के गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। आज आप कहिएगा मैं टोक रहा हूं बीच में। केवल अठावले जी, उदित राज हो और बहुत सारे लोग एनडीए पासवान का नाम क्यों नहीं ले रहे आप? अठावले उदित राज के साथ पासवान का नाम क्यों नहीं ले रहे? मेरे सवाल का जवाब तो दीजिएगा या कहिएगा नो कमेंट इस पर। तो मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं बरगद का, आप मुझे आम के पेड़ का फल दिखाएंगे तो नहीं होगा ना। चलिए, मैं समझ रहा हूं आप जवाब नहीं देंगे और मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। मैं सवाल लंबे पूछूं। साबिर अली साहब, बिहार का राजनीतिक समीकरण मौजूदा दौर में जिस ढंग से, ठीक है लालू यादव की पार्टी में एक भगदड़ का ट्रेलर हमने देखा, हालांकि उसमें से 6 विधायक कहा गया वापस आ गए हैं, लेकिन क्या दिखता है नीतीश कुमार को लगता था पहले कि मोदी से अलग होकर बहुत फायदा होगा, लेकिन कहीं न कहीं ये बेचैनी पार्टी तोड़ने की तरफ इशारा करती है और दूसरी तरफ पासवान का मोदी के कैंप में जाना। साबिर अली साहब, देखिए ऐसा है, 2 बातें हैं। पासवान जी का, मैं प्रेमचंद मिश्र जी ने बात कही, उस बात से एक सहमत हूं कि जब तक के रामविलास जी का वक्तव्य नहीं आ जाए, तब तक के किसी बात को आकलन
किया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है, लोगों के वक्तव्य को सुना जा सकता है और अंतिम निर्णय रामविलास पासवान जी का वक्तव्य आएगा तभी होगा। क्योंकि रामविलास जी को मैं भी बहुत करीब से जानता हूं, उनके पूरे परिवार को जानता हूं, मैं उनके साथ रहा हूं। नहीं वो तो मैं भी जानता हूं, राजनीतिक बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत रिश्तों की बात नहीं कर रहे। ये नहीं बिल्कुल, उसके लिए जहां तक आपने कहा कि नीतीश जी के बेचैनी और तोड़ना, राजनीति में टूटना जोड़ना, ये राजनीति की एक कड़ी है। हर आदमी अपने पार्टी का अपने विषय में अपने हिसाब से आकलन करता है, नुकसान और फायदा दोनों राजनीति में होते रहते हैं। मैं ये कहूं कि मैं बहुत फायदे में हूं, भाजपा नुकसान में है, भाजपा फायदे में है, मैं नुकसान में हूं, ये जब तक के रिजल्ट नहीं आएंगे कोई कहेगा तो ये सरासर झूठ है। जनता फैसला करेगी, जिसके सत्य में हक में जाएगा उसको फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा, ये तय है। अभी आपने डिफिनेशन के तो मैंने अभी इतना ही देर में मैंने निकाल लिया। 3 नंबर पैरा पर दिखवा लीजिए, इसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूं। अभी जस्ट उर्मिलेश जी कह रहे थे कि 2003 में, अभी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे मौजूद है, उसको निकलवा के दे दीजिए। 3 नंबर पैरा पर लिखा हुआ है कि अगर 1/3 है तो उसको ग्रुप ऑफ सेक्शन रिप्रेजेंटेटिव मानी जा सकती है। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट कह रही है, ये मेरा कोई कानून नहीं कह रहा है। अच्छा, मैं ये प्रेमचंद मिश्रा और साबिर अली साहब दोनों से मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, तो क्या आप दोनों को ये लगता है कि अभी तक पासवान जी की पार्टी और पासवान जी जो कुछ कर रहे हैं वो कांग्रेस और आरजेडी से सीटों की बार्गेनिंग के लिए कर रहे हैं, या ये निर्णायक उनकी इच्छा है कि बीजेपी के साथ जाना है? इसका जवाब पहले प्रेमचंद मिश्रा। देखिए उर्मिलेश जी, ये बात प्रेमचंद मिश्रा पहले जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूं, हाँ मैं बता रहा हूं। 2 चीज है, रामविलास जी आज के डेट में भी, अभी के वक्त में कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में है, नंबर 1, उनसे हमारी बातचीत चल रही है और मेरा यह मानना है कि रामविलास पासवान जी यूपीए के साथ रहेंगे और सोनिया जी से एक बार बातचीत करने के बाद ही कोई कदम उठाएंगे। चलिए, आपसे बातचीत चल रही है, सोनिया जी से बातचीत करने के बाद ही कदम उठाएंगे। एक मिनट अजीत जी, जिस तरह से बीजेपी कल एक ग्रुप को, कुशवाहा जी के ग्रुप को 3-4 सीट दिया, आज सुन रहे हैं कि एलजेपी को 8-9 सीट देने को तैयार है, तो यह अपने आप में साबित करता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास इतना लहर और इतना क्या क्या दावा करने के बावजूद इनके पास सभी सीटों पर लड़ने लायक खुद का कैंडिडेट। चलिए, लेकिन मुझे लगता है प्रेमचंद मिश्रा जी, वक्त कांग्रेस को अपनी चिंता करने की भी है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें असेंबली की, तो आपको अपनी चिंता करने की ज्यादा जरूरत है। और ऐसे समय में जो आपके मजबूत सहयोगी है लालू यादव, उनकी पार्टी में टूट होना, रामविलास पासवान का बीजेपी के करीब जाना, सबसे अधिक चिंता की बात प्रेमचंद मिश्रा जी आपकी पार्टी के लिए है। इस बहस को यही खत्म करते प्रेमचंद मिश्रा जी। कैप्टन अभिमन्यु किसी और दिन मिलेंगे और इसी सवाल के साथ कि आज आप कह रहे हैं अफवाह है या अब तक कुछ तय नहीं हुआ, किसी और दिन मिलेंगे इस सवाल के साथ कि पासवान के साथ जब आपने ऐलान किया तो क्यों किया, क्या मजबूरी थी, और वो वक्त 1-2-3 दिन में आपको जानकारी दे दूं, 2-4 दिन में आने वाला है कैप्टन साहब, पता आपको भी होगा, आपके चेहरे की मुस्कान कर रही है। इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं।